नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। जब विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर इस बात को कहता है कि अगर मोदी जी की सत्ता तीसरी बार आ गई तो फिर देश में न संविधान बचेगा न लोकतंत्र बचेगा, तब लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो बहकी बहकी बातें कर रहा है विपक्ष। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में ही उस तरीके की झलक उन्होंने देना शुरू कर दिया है, और ठीक चुनाव के बीच में, कि वो लोकतंत्र नहीं चाहते। उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया है कि उनका चुनाव से परहेज है, उनको चुनाव चाहिए ही नहीं। और मैं इस बात को इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब इसके पुख्ता सबूत बीजेपी देते जा रही है। आपने ध्यान दिया होगा कि 22 अप्रैल को सूरत में क्या हुआ था। सूरत में जो नीलेश कुंभानी हैं, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनका नामांकन वापस लिया गया। उन पर जोर दबाव डाला गया था, उन्होंने नामांकन वापस डाल दिया, उन्होंने वापस ले लिया। इसके बाद जो उनके प्रपोजर्स थे, उन्होंने ये कहा कि ये तो हमारे हस्ताक्षर हैं ही नहीं, और कोई भी कैंडिडेट नहीं हुआ। और फिर मुकेश दलाल, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे, वो निर्विरोध वो बीजेपी की जीत उन्होंने साबित कर दी। अब ऐसा आपने कब सुना होगा कि चुनाव नहीं हुआ लेकिन एक पार्टी ने अपनी जीत का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया और कहा कि देखिए, अब तो हमारा कैंडिडेट ही जीतेगा। लेकिन ये सूरत एक इकलौता एग्जाम्पल नहीं है। आपको आज का जो एग्जाम्पल है, और वो बहुत ही ग्लेरिंग एग्जाम्पल है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। और मैं बात करना चाहूंगी आज जो इंदौर के जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, अक्षय क्रांति बम, उन जो कि आज उनको नॉमिनेशन फाइल करना था, अपना नामांकन भरना था। उन्होंने नामांकन तो वापस लिया ही, लेकिन साथ में उसी दिन वो बीजेपी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। अब ये कहा जा रहा है कि हत्या के प्रयास का एक पुराना मामला उनका खोल दिया गया, जिसकी अगली सुनवाई 10 मई को है। और 10 मई आते-आते उसके पहले ही उन्होंने अपना एक सेफ हेवन खोज लिया। उनको लगा कि भाई बीजेपी के साथ चले जाओ, और बीजेपी के साथ चले जाओगे तो कम से कम ये मामला उछलेगा नहीं और इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो सवाल ये उठता है कि ज़ोर ज़बरदस्ती कर कर, और क्या कान पर जो कनपटी है उस पर बंदूक लगाकर, क्या भाजपा अब ये चाहती है कि विपक्षी दल का कोई भी नेता या कोई भी प्रत्याशी ये चुनाव न लड़े? इसे आप क्या कहेंगे? क्या ये ब्लैकमेलिंग नहीं है? क्या ये वोटों की चोरी नहीं है? और मैं तो चोरी नहीं बल्कि इसकी सरेआम डकैती बोलूंगी। क्या ये वोटों की डकैती नहीं है? वो भी खुलेआम। लोग, क्या भाजपा को नहीं पता था कि लोग इस तरीके की आलोचना करेंगे? क्या भाजपा को ये बात नहीं पता कि ये अलोकतांत्रिक तरीके से आप वोट को खरीद रहे हैं? जाहिर-सी बात है कि लोकतंत्र में क्या इसकी संभावना हमने कभी ऐसे देखी थी कि एक लोकतंत्र जिसमें कि प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, भारत एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी में वोटों की चोरी इस तरीके से की जा रही है कि आप या तो विपक्षी नेताओं को जेल में डाल देते हैं, या तो आप विपक्षी नेताओं के जो अकाउंट है उसको फ्रीज कर देते हैं। और अगर उस पर भी बस नहीं चलता, तो फिर जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं, उन पर जोर जबरदस्ती कर कर, किसी न किसी तरीके से कोई पुराना मामला निकाल कर, और इतना दबाव डालो कि वो भूल जाएं कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। आज अक्षय क्रांति बम के साथ बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। और मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूं, और ट्वीट के जरिए, और ये ट्वीट है कैलाश विजयवर्गीय का, जो कि मोहन यादव सरकार के मंत्री हैं। इन्होंने पश्चिम बंगाल में भी बहुत ज्यादा गुल खिलाए थे, और बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। और उनका एक ट्वीट है, और उस ट्वीट की तस्वीर जो उन्होंने ट्वीट की है उसमें अ, अक्षय क्रांति बम गाड़ी में पीछे बैठे हैं, आगे कैलाश विजयवर्गीय है। ये तस्वीर देखिए, और उसके बाद उनका मैसेज देखिए। मैसेज क्या है? इंदौर के कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय क्रांति बम जी का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में बीजेपी में स्वागत है। यानी कि फोटो के साथ वेलकम टू बीजेपी का मैसेज कैलाश विजयवर्गीय ने दिया है। अब कैलाश विजयवर्गीय इस तस्वीर को इस तरीके से बता रहे हैं जैसे कि आज कैलाश विजयवर्गीय ने बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली हो। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के लोगों को ये कहा गया था कि एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, अब कांग्रेस को आपको रोकना ही है। और जो पहले और दूसरे चरण की जो खबरें आ रही थी, तो बीजेपी की हालत बहुत पतली बताई जा रही थी कई सीटों पर। तो क्या भाजपा अब इसी तरीके से कांग्रेस को उन सीटों पर रोकेगी कि आप उसके प्रत्याशी को जबरदस्ती
जोर जबरदस्ती कर कर, और जैसा मैंने कहा कि कनपटी पर बंदूक लगाकर आप उसको अपनी तरफ खींच लेंगे। आज क्या यही लोकतंत्र है? और क्या इसी तरीके से चुनाव बीजेपी करवाना चाह रही है? आज क्या गलत कह रहा है विपक्ष? क्या गलत कह रहे हैं राहुल गांधी? क्या गलत कह रही है प्रियंका गांधी अगर वो कहती है कि भाई तीसरी बार अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो चुनाव होगा ही नहीं। अब आप ये देखिए कि यही चीज सूरत में हुई, उसके बाद इंदौर में हुई है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि खजुराहो में भी इसी तरीके का मामला सामने आया था। खजुराहो में क्या था? खजुराहो में इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी थे, समाजवादी पार्टी को वहां पर टिकट दिया गया था, और समाजवादी पार्टी के ने नामांकन, जब उस प्रत्याशी ने अपना नामांकन भरा तो उनका नामांकन रद्द कर दिया गया, यानी उसको इनवैलिड कर दिया गया। उसके बाद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जो प्रत्याशी हैं, पूर्व आईएएस ऑफिसर आरबी प्रजापति, उनको समर्थन दिया गया। अब वो केवल एक खाना पूर्ति की तरह ही है। लेकिन आप ये देखें कि किस तरीके से सूरत हुआ, इंदौर हुआ, खजुराहो हुआ। खजुराहो में तो चुनाव 25 अप्रैल जब हुआ था तो उस समय वहां से खजुराहो से तो वीडी शर्मा लड़ रहे थे चुनाव, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो एक तरीके से वीडी शर्मा के लिए वॉकओवर की जैसी स्थिति हो गई। क्यों? क्योंकि वहां के प्रत्याशी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, उनका नामांकन रद्द हो गया। अब निर्मल पारिक ने इंदौर के ही जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के, उनके संदर्भ में एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट को मैं आपको बताना चाहती हूँ। उन्होंने ये लिखा है कि 25 अप्रैल को हत्या के प्रयास का मामला खोला गया था। अगली सुनवाई 10 मई को थी और इससे पहले सही जगह अक्षय क्रांति बम ने ढूंढ ली। ये निर्मल पारिक का एक ट्वीट है। उसके बाद विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने एक ट्वीट किया है, उसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या उन्होंने ट्वीट किया है। उसमें बिल्कुल उन्होंने साफ-साफ लिखा है, इस बात को मैं दिखाती हूँ कि क्या अनुमा आचार्य ने लिखा है। विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने लिखा है कि ध्यान दीजिए कि ये सब हमारी और आपकी साक्षी में हुआ है। जब विपक्ष कह रहा है कि अगला चुनाव नहीं होगा तो संभल जाइए, उसकी बानगी लगातार दिखने लगी है। और उसके बाद जो उन्होंने एक पिक्चर ट्वीट की है, उसमें लिखा है कि सूरत के बाद इंदौर में भी लोकतंत्र की हत्या हो गई है। देश के लगभग 38 लाख मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग इस तरीके के कृत्य क्या देख नहीं रहा है? आज क्यों इस तरीके की जोर जबरदस्ती चुनाव में दिख रही है? चुनाव को तो मोदी जी ये कहते हैं कि देखिए चुनाव एक उत्सव है, एक महा उत्सव है देश का, उन्होंने कई बार कहा, और उस चुनाव में बढ़ चढ़ कर सबको हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन क्या मोदी जी इस चुनाव में सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए दे रहे हैं? यहाँ तो चुनाव को एक तरीके से मुंह में ठूसा जा रहा है। जनता को ये बताया जा रहा है कि अब आपके पास विकल्प नहीं है, अब आपको बीजेपी को ही चुनना होगा क्योंकि सारे विकल्प हमने खत्म कर दिए। आज ये संदेश भाजपा लोगों को देने की कोशिश कर रही है। तो मतदाताओं को ये संदेश जाता है कि आपके मुंह में हम बीजेपी का ही ऑप्शन ठूस रहे हैं, इसके अलावा सारे ऑप्शंस को हमने खत्म कर दिया है। ये संदेश मतदाता को दिया जाता है। लेकिन जब ग्लोबल स्टेज पर मोदी जी खड़े होते हैं और अपना बड़ा-बड़ा भाषण जो बाइडेन या किसी और देश में देते हैं, तो वो क्या कहते हैं? या फिर यूनाइटेड किंगडम में वो कहते हैं कि हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। आज मोदी जी से मैं यही पूछना चाहती हूँ कि क्या मदर ऑफ डेमोक्रेसी में चुनाव इसी तरीके से होता है कि आप जो विपक्षी दल के प्रत्याशी हैं, उनको जोर जबरदस्ती करके उनका नामांकन रद्द करवा दीजिए और फिर आप ये कहिए कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? आज वो सब भी देश देख रहे होंगे कि 2024 का जो चुनाव है, वो किस तरीके की झलक दे रहा है। अगर आप झलक की बात करें, तो वो झलक ऐसे ही है कि मोदी जी को चुनाव पसंद ही नहीं है। मोदी जी को कोई कॉम्पिटिशन पसंद नहीं है। मोदी जी को कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है। चाहे वो जीत रहे हों या हार रहे हों, मोदी जी कंपेटिटर्स को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के मायने ही नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड का उनको मतलब पता नहीं है या उन्होंने मतलब कभी सीखा ही नहीं। क्योंकि जो गुजरात मॉडल था, उसमें ये किया जाता था कि सारे विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता था और इस तरह से विपक्ष को कोमा में डाल दिया गया था कि विपक्ष आज भी जूझ रहा है। अब थोड़ी-थोड़ी हिम्मत विपक्ष में आई है गुजरात के कि अब उन्होंने थोड़ा वहां पर विरोध करना शुरू किया है, थोड़ी हिम्मत करके वहां पर लोग बोलने लगे हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरे विपक्ष को गुजरात में खत्म कर दिया गया था, आज वही कोशिश मोदी जी की पूरे देश से विपक्ष को खत्म करने की है। अब इंदौर की सीट आप मान लीजिए, इंदौर की सीट में जो शंकर लाल लालवानी है और जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं,
उनके लिए जीतना इंदौर बहुत आसान काम था। वहां से कैलाश विजयवर्गीय जो कि एक बड़े नेता हैं वो भी जीत के आए थे इंदौर 1 से, और शंकर लाल लालवानी के लिए जीतना कोई आम बात थी और सब ये कह रहे थे कि वो आराम से जीत जाते। लेकिन इस आश्वासन के बावजूद उन्होंने वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी को खत्म करने की कोशिश की। अब इस मानसिकता को आप क्या कहेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि ये मानसिकता एक ऐसी मानसिकता है जो कि लोकतंत्र में विश्वास करती है? ये क्या एक ऐसी मानसिकता है जो कि संविधान में विश्वास करती है? क्या ये एक ऐसी मानसिकता है जो कि आगे चुनाव कराने देगी? ये आज जनता के लिए एक आई ओपनिंग मोमेंट है और जहां पर जनता को भी जगने की जरूरत है, ये देखने के लिए कि किस किस हथकंडे का सहारा बीजेपी लेकर और विपक्ष को खत्म करना चाहती है। अब जनता ने ये मन बना लिया है कि उनको विपक्ष चाहिए ही नहीं, तो फिर ये जनता को तय करना पड़ेगा कि जनता किस तरीके की पार्टी चाहती है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप कांग्रेस के लिए वोट करिए या आप किसी और पार्टी के लिए वोट करिए। मैं कांग्रेस की हितैषी बनकर यहां पर बिल्कुल बात नहीं कर रही हूं। मैं केवल और केवल इस बात को दर्शाना चाह रही हूं कि चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब बीजेपी के लिए है ही नहीं, और उससे भी बड़ी जो दुविधा है वो हमारे संस्थान है कि किस तरीके से खत्म कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग, आपको ध्यान होगा कि अरविंद केजरीवाल की को जेल में लेकर एक आम आदमी पार्टी ने एक गाना बनाया था। उस गाने पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग तुरंत तत्परता से तुरंत उसने नोटिस भेज दिया आम आदमी पार्टी को। लेकिन ये तत्परता इन मामलों में क्यों नहीं दिखती जहां पर चीरहरण लोकतंत्र का हो रहा है? चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में क्या हुआ ये सबने देखा। बिल्कुल जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ था महाभारत के जमाने में, उसी तरीके से लोकतंत्र का चीरहरण मेयर के चुनाव में चंडीगढ़ के हुआ। उसी तरह से आप देखिए दिल्ली के मेयर का चुनाव हुआ ही नहीं क्योंकि पीठासीन अधिकारी ही नहीं मिला। अब पीठासीन अधिकारी नहीं मिला या बीजेपी को वहां पर अपना फेवरेबल कैंडिडेट नहीं मिला, ये मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ। खजुराहो का मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल बता दिया कि अब वहां पर एक ऐसे नेता को आगे खड़ा कर दिया गया है क्योंकि वो मजबूरी है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनका नामांकन ही रद्द कर दिया गया। अब इंदौर में देखिए, सूरत में क्या हुआ था? सूरत में तो प्रपोजर्स ने ये कह दिया कि उनके सिग्नेचर्स मैच नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद भी जबकि जिस जिस कैंडिडेट को खड़ा करने की कोशिश की गई थी उसके नॉमिनेशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया। यानी कि बीजेपी अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के जरिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के जरिए एक ऐसी परिपाटी का खांचा बनाना चाह रही है जहां पर विकल्प की गुंजाइश को बिल्कुल नष्ट कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो। ये है बीजेपी का गेम प्लान, ये है बीजेपी का असली खेल। और बीजेपी इस खेल को बहुत गर्व के साथ खेलती है, सीना ठोक कर ये कहती है कि देखिए हम चुनाव में लड़ रहे हैं। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में क्या कहा कि हम 400 का पार का नारा हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को बचा सके। वो अपने इंटरव्यू में ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई या इंडिया अलायंस की सरकार आ गई तो सारा आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाएगा। लेकिन एक तरफ तो वो ये बात करते हैं और दूसरी तरफ ये जो बिल्कुल एक पर्दे के पीछे वाला, या अब पर्दे के पीछे भी नहीं रह गया, अब तो ये खुल्लम खुल्ला खुला खेल फुरक्काबादी जिसको कहते हैं, ये खुला खेल अब जो बीजेपी कर रही है, क्या इससे भारत का लोकतंत्र पनपेगा या जो बचा खुचा जो भी लोकतंत्र है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा? और अगर बीजेपी की सरकार आने वाले दिनों में तीसरी बार लौटती है तो क्या ये लोकतंत्र वाकई में महफूज रह पाएगा? ये मैं सवाल आपसे कर रही हूं। और दूसरा बात, जो बीजेपी का जो कैंडिडेट है शंकर लाल लालवानी, वहां पर पोलिंग कब थी? 13 मई को, यानी कि जो इंदौर का जो चुनाव है वो 13 मई को होना था, और 13 मई से अभी मई शुरू नहीं हुआ है और 12-13 दिन पहले ही बीजेपी ने इस षड्यंत्र को रच दिया। अब इसे षड्यंत्र नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? अब कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं और जो कांग्रेस के जो नेता हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो इस समय काफी गुस्साए हुए हैं और गुस्सा कर वो अपनी बातों को कह रहे हैं, और इसी तरीके का एक गुस्से वाला वीडियो हमारे पास आया है और उस वीडियो को मैं चाहूंगी कि आपको प्ले करके भी दिखाऊं कि उस वीडियो में क्या कहा है। अब ये जो वीडियो है आपके लिए मैं प्ले करती हूं। मैं आपको बता दूं कि अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने के बाद जो कलेक्टर कार्यालय में जो अकेले पड़ गए थे, जो कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र यादव, उन्होंने अपने पार्टी नेताओं को वहीं से फोन किया। जाहिर सी बात है कि वो अकेले फील कर रहे होंगे। उन्होंने पार्टी नेताओं को फोन करके ये बोला कि आप लोग पैसा देखकर पार्टी देते हैं, टिकट देते हैं, इसीलिए वह भाग गया। संघर्ष करने वालों को टिकट नहीं दिया जाता। आइए सुनते हैं ये वीडियो, अगर आप देखेंगे ध्यान से, आइए सुनते हैं कि क्या कहा है देवेंद्र यादव ने। सुनिए।
देखो मैं बोल रहा था, सही बात हुई कि नहीं वो? और मैं फार्म मेरा कंप्लीट था, हाईकमान ने मेरे को फार्म नहीं भरने दिया और मैंने टिकट भी मांगा था ताकत से। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उनको शोषण कर रही है कांग्रेस। क्यों राजा बीजेपी ज्वाइन कर ली? अरे सब करेंगे इनकी। मैं शुरू से बोल रहा था कि नाम वापस ले लेगा और मैंने टिकट ताकत से मांगा था कि इससे अच्छा चुनाव लड़ूंगा, मगर पैसे को देखते हुए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने टिकट दिया। क्यों दिया उसको? क्या योगदान था उसका कांग्रेस के लिए? क्या योगदान था? कौन सा उसने संघर्ष करा कांग्रेस के लिए जो आपने उठा के उसको टिकट दे दिया? क्यों दिया? ये पार्टी हाईकमान को देखना चाहिए। आप हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मार रही है कांग्रेस। हमने जब टिकट मांगा, दमदारी से मांगा, हम लड़ेंगे चुनाव, और आज भी हम यहाँ अकेले खड़े हैं दमदारी से, मगर वो निकल गया। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए एक ये बड़ा झटका है और कांग्रेस इस षड्यंत्र से कैसे निपटेगी, इसको लेकर क्या प्लान बनाती है। हालांकि लगातार कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, और जैसे कि के मिश्रा जो कि कांग्रेस के एक नेता है मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि अक्षय ने जिस तरीके की गद्दारी और विश्वासघात किया है उसकी उनको कीमत चुकानी पड़ेगी, और एक तरीके से वो चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि गद्दार होने के संकेत ये पहले से ही दे रहे थे। जो अक्षय है उनका ये कहना है कि कांग्रेस की तरफ से उनको समर्थन नहीं मिल रहा था, उनको कैंपेन में मदद नहीं मिल रही थी। ये तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है। लेकिन विवेक तनखा जो कि राज्यसभा सांसद है कांग्रेस की, उनका एक ट्वीट है जिसमें कि उन्होंने लिखा है कि क्या मोदी जी विपक्ष विहीन प्रजातंत्र चाहते हैं, और सूरत और इंदौर के मतदाताओं के साथ ये प्रजातांत्रिक अन्याय है। इस बात को विवेक तनखा ने लिखा है। तो आपके सामने 3 एग्जाम्पल्स हो गए हैं, पहले सूरत, फिर खजुराहो, और खजुराहो के बाद आज इंदौर। क्या और खतरे की घंटी क्या मतदाताओं के लिए नहीं है? और क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये खतरे की घंटी ही नहीं बल्कि आने वाले जलजला का एक संकेत है कि कितना बड़ा एक जलजला भारत के लोकतंत्र में आ सकता है, कि जो आपने सुना नहीं कभी कि चुनाव हुए नहीं हैं लेकिन प्रत्याशियों की सीट बिल्कुल सेफ हो गई है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी के रूप में उभर रही है और 400 पार का नारा इसीलिए दे रही है क्योंकि उसको ये पता है कि जिन जिन सीटों पर उसके पेच फंसे हुए हैं वहां पर वो षड्यंत्र से और किसी न किसी एक गंदे खेल के जरिए वो अपनी सीट पक्की कर लेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए बार बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, और उतनी ही कॉन्फिडेंस से दे रहे हैं क्योंकि अंदर खाने उन्होंने अपने बीजेपी के मंत्रियों को कह दिया है कि आपकी शामत आ जाएगी अगर आपने किसी भी विरोधी कैंडिडेट को पनपने दिया। और इसीलिए कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता आज मजबूरीवश उनको एक अपनी सेल्फी पोस्ट करनी पड़ी, और उस सेल्फी में उन्होंने टैग किसको किसको किया? जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री मोहन यादव को टैग करके उन्होंने लिखा कि आपके नेतृत्व में अक्षय क्रांति बम का बीजेपी में स्वागत है। यानी कि एक उपलब्धि की तरह इसको बताया गया है, ब्राउनी पॉइंट्स कमाने का एक जरिया। तो इसी तरीके का निर्देशन बीजेपी के हर नेता को दिया गया है। कई बीजेपी के नेताओं से जिनसे मेरी बात हो रही है, ऑफ द रिकॉर्ड, नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उनको इस तरीके के निर्देशन दिए गए हैं जहां पर बिल्कुल एनाइलेट कर देना है और बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना है जो विरोधी दल है उनको, साम दाम दंड भेद से। और इसी तरह से एक गंदे षड्यंत्र का खुलासा हो रहा है, और धीरे धीरे ये एक पैटर्न बनता जा रहा है। पैटर्न यानी कि बीजेपी इसको एक बड़ी उपलब्धि मानती है और उसको ये लगता है कि चुनाव हमें जैसे भी जीतना है हम जीतेंगे। नैतिकता की, इसमें सच्चाई की यहाँ पर कोई जगह ही नहीं है। चुनाव जीतने की मशीन बीजेपी अपने आप को साबित कर रही है, जहां पर उसने नैतिकता को बिल्कुल ताक पर रख दिया है, सिद्धांतों को ताक पर रख दिया है, लोकतंत्र को और संविधान को ताक पर रख दिया है। भले ही मोदी जी कितना बोले कि भाई हम तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, हम लोकतंत्र को, हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं, हर इंटरव्यू में वो ये बात कह रहे हैं। तो मोदी जी के बोलने से तो कुछ होता नहीं है। मोदी जी की पार्टी के जो लोग हैं वो इस तरीके के प्रमाण रोज दे रहे हैं कि मोदी जी को तो लोकतंत्र चाहिए ही नहीं। अब इस पर क्या कहेंगे, आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। लेकिन लोकतंत्र में जो इस षड्यंत्र का एक नंगा नाच आप देख रहे हैं, ये उसकी केवल एक झलक है, एक ट्रेलर है। सूरत, खजुराहो और इंदौर ये केवल ट्रेलर है, और मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रही हूं। लेकिन अगर इस चीज पर कोर्ट्स ने रोक नहीं लगाई, चुनाव आयोग ने रोक नहीं लगाई,
तो बीजेपी का मनोबल चाहकर भी नहीं रोक सकेंगे। इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।